मसीही का तमाम ये संबोधिमाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। आज मनी सेंट्रल में फिर से ढेर सारी खबरें हैं। खबरें आज ज्यादातर जुड़ी हैं कंज्यूमर से, सीधे आपकी जेब से, सीधे आपकी थाली से, सीधे आपके बिजली के बिल से। तमाम ऐसी खबरें हैं जो सीधे आपके खर्च पर असर डालेंगी। आज मनी सेंट्रल की यही खासियत है। खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको एक झलक दिखाता हूं कि आज कौन कौन सी खबरें इस शो का हिस्सा होंगी। शुरुआत हम करेंगे आपकी थाली की खबर के साथ। सरकारी गेहूं खरीद पर सरकार कर रही नई तैयारी। क्या तैयारी है ये आपको बताएंगे। गर्मी से पहले ही बढ़ने लगे बिजली के बिल, क्यों हो रहा है ऐसा ये बताएंगे। अप्रैल से बढ़ जाएगा आपकी दवाओं का खर्च, कौन सी दवाएं महंगी होंगी ये बताएंगे। सहारा के निवेशकों के लिए आई राहत की खबर। सुप्रीम कोर्ट से आई है, क्या खबर है जानेंगे। थम नहीं रही अदानी समूह की मुश्किलें, आज फिर एक नई रिपोर्ट आई अदानी समूह पर, कौन सी कंपनियों पर आई ये बताएंगे, उसके क्या मायने हैं, क्या असर है ये बताएंगे। और निवेशक क्यों बना रहे LIC के शेयर से दूरी, ये एक अगली खबर होगी। LIC के हाल अच्छे नहीं है। लिस्टिंग के बाद से अब तक पलट के नहीं देखा शेयर ने उस भाव को जिस पर वो लिस्ट हुआ था। क्या ऐसी वजह है, क्यों नहीं भारी निवेशकों को, क्यों शेयर बाजार से लगातार LIC मायूस लौट रहा है, आज इसकी भी पड़ताल होगी। शुरुआत गेहूं खरीद की खबर के साथ। केंद्र सरकार इस साल किसानों से गेहूं की खरीद के नियमों में ढील दे सकती है। हाल के दिनों में कुछ गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की फसल को हल्का नुकसान पहुंचने की आशंका है, बेमौसम बरसात की वजह से, जिस वजह से क्वालिटी पर असर पड़ने के आसार हैं। इसी वजह से गेहूं खरीद नियमों में ढील करने पर विचार हो रहा है ताकि किसानों को उनकी फसल का पूरा भाव मिल सके। सरकार का लक्ष्य इस साल 341 लाख टन गेहूं खरीद का है और ये जो इसके लिए MSP तय है, जो समर्थन मूल्य है, वो 2125 रुपये प्रति क्विंटल का तय किया गया। सर, क्या ढील दी जाएगी नियमों में? शुभम, बरसात के कारण गेहूं को लेकर अब जो जिस तरीके की तैयारियां उसमें दो तरीके के संकेत मिल रहे हैं। एक तो ये कि उत्पादन में कमी और गिरावट की संभावना है, हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि उत्पादन में शायद उतनी गिरावट नहीं होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उत्पादन में नहीं भी गिरावट होगी तो जो गेहूँ आ रहा है उसकी क्वालिटी ख़राब होगी। इस बात के संकेत हैं कि सरकार FCI को कुछ खराब क्वालिटी का गेहूँ खरीदने की छूट भी दे सकती है MSP के तहत, वो भी MSP की कीमत पर, क्योंकि जिस तरीके का गेहूँ पानी में भीगने के बाद मंडियों में पहुंचेगा और FCI के पास पहुंचेगा, उसके लिए ग्राहक मिलने मुश्किल होंगे। और इसके जरिए सरकार की कोशिश ये रहेगी कि FCI अपने जो खाद्यान्न भंडारों का लक्ष्य है उसे पूरा कर सके। इस मामले में विस्तृत जानकारी अभी आगे जारी की जाएगी, लेकिन जो संकेत हैं उस हिसाब से माना जा रहा है कि शायद कुछ मात्रा का गेहूं जिसमें कि में मॉइस्चर का कंटेंट या नमी का कंटेंट ज़्यादा हो, उसे खरीदने की छूट दी जा सकती है। अभी फ़िलहाल जो शायद नियम है उस हिसाब से शुभम करीब 12% के मॉइस्चर कंटेंट वाले गेहूं को स्वीकृत किया जाता है। इससे बढ़ाकर 2 या 3% और किया जा सकेगा। यह माना जाएगा कि 14 से 15% तक का भीगा हुआ गेहूँ भी MSP पर खरीदा जा सकता है। इस बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। सर, इस बीच FCI के चेयरमैन का कल एक इंटरव्यू हुआ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम बातें कही। क्या कुछ मुख्य अंश हैं उसके? FCI ने 3-4 महत्वपूर्ण बातें कही जो भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था की दृष्टि से और आने वाले 3-4 महीनों में आपकी और हमारी जेब पर असर के लिए रोटी, ब्रेड और आटे और की कीमतों को लेकर महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ तो FCI ने यह कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि इस बारिश से गेहूं के उत्पादन में कोई बहुत बड़ी कमी आएगी, जैसा कि सरकार की तरफ से भी कहा गया। हालांकि जो अलग से आंकलन आ रहे हैं वो मान रहे हैं कि उत्पादन में गिरावट हो सकती है। FCI इस बात पर ज़्यादा चिंतित है कि गेहूं की क्वालिटी में गिरावट आएगी, यानी वो गेहूं जो उनके पास आएगा उसकी खराब क्वालिटी का गेहूं होगा, क्योंकि वो पानी में भीग चुका होगा। हमने भी आपको तत्काल बताया कि सरकार उसकी खरीद के लिए कुछ अलग से व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है, समर्थन मूल्य पर ही उसकी खरीद के लिए। दूसरी चीज़, FCI ने इस बात का संकेत दिया कि जो अच्छी क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का गेहूँ बाजार में आना शुरू हो गया, वो FCI को नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस पर पहले उसे निजी जो कंपनियाँ हैं, जो निजी फूड प्रोड्यूसर्स हैं, उनके पास जा रहा है। उसके बाद FCI को गेहूं मिलना शुरू होगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो FCI की तरफ से कही गई वो ये थी कि फिलहाल किसी भी स्थिति में इस साल गेहूं के निर्यात की इजाज़त मिलने की उम्मीद नहीं है, गुंजाइश नहीं है। पिछले साल निर्यात को लेकर एक सरकार की तरफ सरकार ने निर्यात खोला था, फिर कीमतें ऊपर गई थी, एक बड़ी गफलत हुई थी। FCI के पास
इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि निर्यात को खोले जाने की संभावना नहीं। और चौथी और अंतिम बात ये कि ओपन मार्केट सेल में या फ्री मार्केट में गेहूं बेचने की प्रक्रिया का बड़ा असर कीमतों पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये इसको लेकर एफसीआई बहुत स्पष्ट नहीं। उसका मानना है कि गेहूं की जितनी ओपन मार्केट सेल घोषित की जाती है उतना गेहूँ उठाया नहीं जाता है, बाजार में उतना गेहूँ खरीदा नहीं जा रहा है। तो गेहूँ की अर्थव्यवस्था को लेकर या आने वाले समय में गेहूँ की कीमतों को लेकर इस तरीके का परिदृश्य बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ एफसीआई के इंटरव्यू से निकल कर आती है बेहतर, जो हमें पता चल रही है कि जो अच्छी क्वालिटी का गेहूं है शायद उसकी कीमत एमएसपी से नीचे नहीं आएगी, उसकी कीमत बाजार में लगातार एमएसपी से ऊंची ही रहेगी। बेमौसम बारिश में दरअसल पानी नहीं बरसा, आफत बरसी और उसके असर अब सामने आ रहे हैं। यूपीआई से भुगतान आप भी करते होंगे निश्चित तौर पर, यूपीआई का जिस तरीके से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, उसमें आप भी पार्टिसिपेट करते होंगे, योगदान करते होंगे। तो अब ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने 2000 रुपए से ऊपर की पीपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 1.1% शुल्क लगाने की घोषणा की है। यह शुल्क 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। हालांकि यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करने वाले सामान्य यूजर यानी हमें आपको यह शुल्क नहीं देना होगा। सामान्य यूजर के लिए पहले की तरह ही यूपीआई की सर्विस पूरी तरह मुफ्त होगी। सर फिर ये नई व्यवस्था है क्या, किस पर चार्ज लगेगा और इस पर असर क्या उपभोक्ताओं पर होगा? शुभम, ये बड़ा घटनाक्रम है, बड़ा बदलाव है उपभोक्ताओं पर। असर को हम इसे समझें इससे पहले ये जानें कि पिछले 1-2 साल की जद्दोजहद के बाद अंततः सरकार और सरकार के नियामक इस फैसले के करीब पहुंच रहे हैं या पहुंच गए हैं जहां यूपीआई को मुफ्त नहीं रखा जाएगा, यानी यूपीआई से होने वाले ट्रांजेक्शन्स पर अब फीस लगना शुरू हो गई है। इसका दबाव बहुत समय से मोबाइल वॉलेट कंपनियों की तरफ से भी था क्योंकि उनके जरिए काफ़ी ट्रांजेक्शन्स लीड हो रहे हैं और बाकी बैंकरों की तरफ से भी था। तो जो नई व्यवस्था आई है उस व्यवस्था में 2 शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, 2 एब्रिविएशंस का इस्तेमाल हो रहा है जिन्हें हमें समझना जरूरी है। एक पीपीआई शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। पीपीआई का मतलब होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जैसे कि आप किसी कंपनी का मोबाइल वॉलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, उस मोबाइल वॉलेट के जरिए जो आप पेमेंट कर रहे हैं यूपीआई को, पीछे तो आगे मोबाइल वॉलेट है, पीछे एक यूपीआई जुड़ा हुआ है किसी बैंक का, और उसके जरिए अगर किसी मर्चेंट को यानी कोई सामान खरीदने के लिए आप पैसा दे रहे हैं और वो भी 2000 रुपए से ज़्यादा का भुगतान है तो उसके ऊपर जो करीब करीब 1.1% का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। इस बात की घोषणा एनपीसीएल ने इस बात का प्रस्ताव किया है और ये चार्ज 1 अप्रैल से लागू होगा। लेकिन ये चार्ज मर्चेंट के लेवल पर लिया जाएगा, यानी जो व्यापारी उसे रिसीव कर रहा है जहां से आप सामान खरीद रहे हैं उसके स्तर से लिया जाएगा। इसके अलावा अगर बैंकों के जरिए सीधे आप यूपीआई का पेमेंट करते हैं, किसी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी आप सीधे जाकर आप सामान खरीदते समय अपने बैंक के ऐप से या बैंक के यूपीआई ऐप से भुगतान करते हैं तो ये चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के जरिए बाहर जाने पर ये चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इस व्यवस्था में फिलहाल कंज्यूमर्स पर, उपभोक्ताओं पर कोई चार्ज नहीं लगाया जा रहा है, तो एक तरह से ये मुफ्त रहेगा। बट एक पेच है इसमें। आमतौर पर हम धीमे धीमे उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर आप देखते होंगे कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से होने वाले भुगतान जैसे होते थे वैसे भुगतान हो रहे हैं और कई बार इस तरह की शिकायतें आती हैं और लोग लगातार इस बात को अनुभव करते हैं कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो जो फीस मर्चेंट से क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक कर लेता है उसे वो उपभोक्ता से वसूलने की कोशिश करते हैं। तो देखना होगा कि जो एक्स्ट्रा चार्ज मर्चेंट को देना पड़ेगा मोबाइल वॉलेट की कंपनी को, उसको क्या वो उपभोक्ताओं से तो नहीं वसूला जाएगा। अब अगली खबर फिर आपसे जुड़ी। आप छोटी बचत योजनाओं के अगर निवेशक हैं और अगर आप कस्बों में या गांव में रहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। वित्त मंत्रालय लघु बचत योजनाओं में निवेश के लिए नियमों को सरल बनाने की तैयारी में है। नई व्यवस्था के तहत पैन कार्ड की जगह आधार के जरिए भी निवेशकों की केवाईसी करने की छूट दी जाएगी। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे निवेशकों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सरकार का मानना है कि देश में पैन की तुलना में आधार ज़्यादा है और इसकी संख्या अगर ज़्यादा है तो सीधी सी बात, अगर केवाईसी इससे होगा तो इससे इसकी पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। सर और क्या बदलाव हो रहे हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है और खासतौर से गांव में रहने वाले लोगों के लिए जिनके पास इनकम टैक्स जो भुगतान नहीं करते, जिनके पास उनके इनकम टैक्स के परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है, पैन नंबर नहीं है, उन्हें स्मॉल सेविंग स्कीम्स में, छोटी बचत स्कीमों में बचत के लिए आधार के जरिए उनका इस्तेमाल करके बचत करने की कोशिश होगी। पहला बड़ा पर्पस समझिए, सरकार ये चाहती है कि छोटी बचत योजनाओं में और ज़्यादा पैसा आए क्योंकि वो सरकार के लिए कर्ज का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पिछले साल सरकार ने 2024 में, इस साल सरकार ने करीब 7 लाख करोड़ रुपए छोटी बचत योजनाओं से कर्ज लेने का प्रस्ताव किया है बजट में, जिससे बजट का घाटा पूरा किया जाएगा और खर्च किए जाएंगे। पिछले साल 4 साल में 39 करोड़ रुपए था। ऐसी स्थिति में सरकार को महसूस
महसूस हो रहा था कि ग्रामीण इलाकों में छोटी बचत योजनाओं में निवेश नहीं हो पा रहा है, क्योंकि केवाईसी संबंधी कई सारी दिक्कतें हैं और गांव के बहुत सारे लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होते हैं। तो आधार को इस आधार पर शामिल किया जा रहा है, यानी आधार दिखाकर भी अब आपको किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर बचत स्कीमों में पैसा लगाने में की सुविधा मिलेगी। आप आधार दिखाकर वहाँ बदलाव कर सकते हैं। इसका प्रस्ताव सरकार ने किया, ये इसकी अधिसूचना बाद में जारी होगी। ये महत्वपूर्ण बदलाव है। इसके साथ एक और बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव इसके साथ और भी हो रहा है इस प्रक्रिया में कि जो नॉमिनेशन का प्रोसेस है इस तरीके के खातों में, छोटी बचत योजनाओं में, उसको भी उदार किया जा रहा है, उसे भी बदला जा रहा है। ये माना जा रहा है कि अगर जो कानूनी वारिस है, अगर कोई पर्सन जिसकी छोटी बचत योजनाओं में जमा है और वो नहीं रहता उसकी मृत्यु के बाद, उसके कानूनी वारिस को पैसा मिल जाएगा अगर उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं होता, अगर कोई आकर आगे दावा नहीं करता। ये भी समस्या ग्रामीण इलाकों में काफ़ी समय से आ रही। छोटी बचत योजनाओं में सही ढंग से नॉमिनेशंस नहीं होते हैं और उसके बाद वो पैसे कानूनी वारिस ना होने या वारिस के बारे में सूचना ना होने पर फंसे रहते हैं। तो ये बदलाव भी सरकार करने जा रही है। आमतौर पर जनधन के खाते के तरीके से जो लीगल हेयर होगा या जो लीगल कानूनी वारिस होगा, लीगल हेयर होगा, उससे इसका पैसा मिल जाएगा। ये भी प्रक्रिया नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड के साथ मिलकर तैयार की जा रही है। अगली खबर बीमा से जुड़ी। रेगुलेटर इरडा ने बीमा कंपनियों को बड़ी राहत दी है। इरडा ने बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए भुगतान किए जाने वाले कमीशन की व्यक्तिगत सीमा को खत्म कर दिया है। कमीशन में इस बदलाव का उद्देश्य देश में बीमा की पहुंच बढ़ाना है। हालांकि इरडा ने साफ कहा है कि इनसे पॉलिसी धारकों के हितों का किसी भी तरीके से समझौता नहीं होना चाहिए। सर, इरडा ने क्या बदलाव किए हैं और पुरानी व्यवस्था क्या थी जिसे बदला गया है? पुरानी व्यवस्था में बीमा कंपनियों को अपने इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन देने के लिए अधिकतम सीमाएं तय की गई थी, उसकी कैपिंग थी। उस कैपिंग को भारत के नियामक अधिकरण ने, जो बीमा नियामक अधिकरण है, उसने हटा दिया है और इस हिसाब से बीमा कंपनियों को एक किस्म की छूट मिल गई है कि वे अपने कारोबार की व्यवस्था के हिसाब से अपनी स्कीमों पर जो एजेंटों को दिया जाने वाला कमीशन है उसे तय कर सकते हैं। इससे कंपनियों को अपने खर्चे संशोधित करने में मदद मिलेगी। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो दुविधा थी शुभम, वो ऑटो इंश्योरेंस को लेकर थी कि जो वाहन का आप इंश्योरेंस लेते हैं उसमें जो ऑटो डीलरशिप है वो भी एक एजेंट के तौर पर काम करती है, क्योंकि वो भी आपको ऑटोमोबाइल का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है और उसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न था। अब बीमा कंपनियां इस बात के लिए स्वतंत्र होंगी कि वो अपने एजेंट को कितना कमीशन देंगी। इससे बाजार में कम से कम एजेंटों को लेकर और कमीशन को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बिजली की खबर आपको बताते हैं। बिजली के बिल आपके इन गर्मियों में बढ़ने ही बढ़ने हैं। अब आप कहेंगे तो साधारण सी बात है, एसी चलेंगे, फ्रिज चलेगा तो बिल तो बढ़ेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक और खबर है जो आपकी बिजली के बिल को बढ़ाएगी। वो ये कि गर्मी में बिजली की मांग भारी बढ़त होने के आसार हैं। इसके साथ ही कंज्यूमर के लिए भी बुरी खबर ये है कि बिजली के टैरिफ बढ़ाने के लिए डिस्कॉम्स ने बोल दिया है और ये बढ़ोतरी 40% तक हो सकती है। ज़्यादातर राज्यों के बिजली वितरण कंपनियों ने बिजली की दरें बढ़ाने की तैयारी कर ली है। एक रिपोर्ट आई आज जिसमें ये कहा गया कि ये बढ़त सिंगल डिजिट से लेकर 40% तक हो सकती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आप किसी भी प्रदेश में रहते हो, टैरिफ बढ़त का प्रस्ताव आगे बढ़ चुका है। अगर नियामक मान गया तो आप मान के चलिए अगले महीने से ही आपके बिजली के बिल बढ़ने लगेंगे। सर, ये बढ़ोतरी हो क्यों रही है, पीछे की वजह क्या है? और 4-5 बड़े राज्यों के जो डिस्कॉम्स हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस हैं, इन सारे राज्यों ने अपने अपने कमीशंस में और डिस्कॉम्स ने बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया, यानी मंजूर कर दिया। इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य हैं और ये बढ़ोतरी 40% तक हो सकती है। इसकी दो बड़ी वजह हैं। एक वजह तो ये कि कोयले की कीमत पिछले साल से बढ़ी है, कोयला अभी भी महंगा है और कंपनियों के पास पुराने एरियर्स पड़े हुए हैं, जिन एरियर्स का भुगतान अभी तक ना तो बिजली वितरण कंपनियों की तरफ से हो पा रहा है, ना सरकार की तरफ से हो पा रहा है। बढ़ती मांग के बीच कंपनियों को अब ज़्यादा रिटर्न की ज़रूरत है। दूसरी संभावना ये भी जाहिर की जा रही है शुभम कि कोल इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि इस साल कोयले की कीमत बढ़ाएगी और कोल इंडिया का भी ये कहना है कि पिछले 5 साल से 4 साल से उसने कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत में गिरावट आई है। आयातित कोयला में उतना महंगा नहीं है, लेकिन जो बाकी लागतें महंगाई के कारण बढ़ी हैं, खासतौर से ढुलाई की लागतें, उस स्थिति में डिस्कॉम्स बिजली की कीमत बढ़ाना चाहती हैं। बिहार में ये बढ़ोतरी हो चुकी है, करीब 24% के आसपास बढ़ोतरी शायद बिहार में दरों में हुई है। राजस्थान में बढ़ोतरी प्रस्तावित है और कुछ राज्यों में बढ़ोतरी होने वाली है। बिजली की डिमांड में भी इस साल रिकॉर्ड बढ़ोतरी होने की संभावना है गर्मी के कारण, और मौसम ज़्यादा गर्म होने के कारण वैसे भी सामान्य से ज़्यादा बिजली की मांग रहेगी। बिजली के बाद आते हैं दवाओं पर। दवाओं का बिल भी आपका अप्रैल से बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? क्योंकि अप्रैल से
जरूरी दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है। नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए ने दवा कंपनियों को दाम बढ़ाने की अनुमति दे दी है। कीमतों में करीब 12% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। उधर सरकार ने गलत दवा बनाने वाली 18 कंपनियों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए। बड़ा सवाल ये सर कि कौन सी दवाएं महंगी होंगी? शुभम, पहली चीज तो ये कि जिनकी दवाओं की कीमतें बढ़ेंगी उनकी संख्या बहुत बड़ी है। 384 के आसपास 384 जरूरी दवाएं हैं, एसेंशियल ड्रग्स हैं, और 1000 से ज़्यादा फार्मूलेशंस हैं, अलग अलग दवाएं मिलाकर जो फार्मूलेशन बनाए जाते हैं। तो अगर आप मिलाकर देखें तो करीब 1300 से 1400 दवाएं 1 अप्रैल के बाद महंगी हो जाएंगी 11 से 12%। पिछले साल दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी जो एनपीपीए ने, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने रिकमेंड की थी, पिछले साल वो 10.7% थी, यानी वहाँ से करीब 1 से 2% ज़्यादा बढ़ोतरी इस साल दवाओं की कीमतों में हो रही है, और अप्रैल से इस दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी लागू होगी। इसमें खास तौर पर जो रूटीन और एसेंशियल ड्रग्स हैं, जो सामान्य रूटीन दवाएं हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, जरूरी दवाएं हैं, इसके अलावा पेन किलर्स हैं, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं हैं, एंटी इन्फेक्शन ड्रग्स हैं जो संक्रमण रोकती हैं, कार्डियक ड्रग्स हैं जिनका रेगुलर इस्तेमाल किया जाता है हृदय रोग संबंधी उपचारों के लिए, और एंटीबायोटिक्स का एक बड़ा रेंज है जिनका इस्तेमाल आमतौर पर होता है। इनकी कीमतों में बढ़ोतरी होने वाली 13 से 1400 दवाएं महंगी होंगी, और ये प्रक्रिया हर साल लागू की जाती है जब नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो दवाएं उसके दायरे में आती हैं उनकी कीमतों को नियमित रूप से बढ़ाता है, जिसका आधार थोक मूल्य सूचकांक बनाया जाता है। बढ़ोतरी इसलिए की जा रही है क्योंकि कंपनियों के पास कच्चे माल में, दवाओं का कच्चा माल और बल्क ड्रग्स की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी थोड़ी ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को मान लिया है जिसमें सरकार ने सहारा समूह के निवेशकों के भुगतान के लिए दायर किया था। याचिका में सरकार ने कहा था कि सहारा समूह के जो 24,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा है उसमें से 5,000 करोड़ रुपए आवंटन किए जाएं जिससे कि निवेशकों का पैसा लौटाया जा सके। सर, इस फैसले का क्या असर होगा? यहाँ से एक बड़ा बदलाव पूरे सहारा समूह के केस में हो रहा है। बहुत सारे लोग जिनका सहारा पर पैसा बकाया है, खासतौर पर सहारा की जो 2 फर्म्स हैं, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉर्पोरेशन, इसके इन्वेस्टर्स को लेके रिफंड की प्रक्रिया शुरू की जा रही। काफ़ी लंबे समय से सेबी के पास 24,000 करोड़ रुपए का रिजर्व फंड है सहारा से, जो उन्होंने लिया था, और इसे लेकर जद्दोजहद लंबे समय से चल रही है कि पैसा निवेशकों तक ले जाया जाए कि नहीं जाए। केंद्र सरकार ने 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में इस बात की अपील की थी कि निवेशकों की मदद के लिए पैसा उन्हें वापस किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसकी इजाज़त दे दी है। यहाँ से ये संभावना बनती दिख रही है कि सहारा समूह का जो पैसा सेबी के पास था, जिसे जो कानूनी उलझनों में फंसा हुआ था और समूह को उम्मीद थी कि पैसा उसे वापस मिलेगा, उसकी उम्मीद अब समाप्त हो गई, क्योंकि यहाँ से अब इसे निवेशकों को वापस भेजने का रास्ता खुल गया है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। अदानी समूह से जुड़ी आज फिर 2-3 बड़ी खबरें आई, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि शेयर बाजार में आज अदानी ग्रुप की कंपनियों का हाल क्या रहा। आज हाल कल से बेहतर था। आज ग्रुप की करीब 7 कंपनियां हरे निशान में बंद हुई। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज 9% से ज़्यादा चढ़कर बंद हुई। इसके अलावा अदानी पोर्ट 7%, अदानी पावर 5%, अदानी विल्मेर अपर सर्किट, एनडीटीवी अपर सर्किट, अंबुजा सीमेंट 1.5% और एसीसी सीमेंट करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ। तीन शेयरों में, जिन 3 शेयरों में गिरावट थी उनमें अदानी ग्रीन 4%, अदानी टोटल करीब 4% और अदानी ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। अब खबरें क्या थीं? खबरें नेगेटिव थीं। सिलसिला नेगेटिव खबरों का थमने का नाम नहीं ले रहा। पहली खबर ये आई कि फिच रेटिंग ने कहा कि ग्रुप की 2 कंपनियां अदानी ट्रांसमिशन और अदानी पोर्ट, इनके गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, इनके गवर्नेंस पर सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि दोनों कंपनियों में आर्थिक संकट ज़्यादा रिस्क है। फिच ने हालांकि दोनों कंपनियों की जो रेटिंग है उसको BBB नेगेटिव पर बरकरार रखा है। उधर अदानी ग्रुप की कंपनियों की तरफ से ये सफाई दी गई। एक रिपोर्ट छपी थी। रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भाई अदानी समूह के जो गिरवी रखे शेयर हैं उनको छुड़ाया नहीं गया है। कंपनी ने एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया और कहा नहीं भाई, हमने पैसा दिया है और हमने अपने कंपनियों में जो प्लेज शेयर थे उनकी संख्या को कम किया है। तो अब यहाँ से 2 सवाल खड़े हुए। पहला तो ये कि फिच ने इन 2 कंपनियों को रिस्की क्यों माना, और दूसरा सवाल ये कि अगर आपने गिरवी रखे शेयर छुड़ाए हैं तो अब ताज़ा स्थिति आपकी क्या है। दोनों के लिए चलते हैं अंशुमान जी के साथ। पहला सवाल सर, फिच ने इन्हीं 2 कंपनियों को सबसे ज़्यादा रिस्की क्यों माना? फिच की रिपोर्ट थोड़ी चौंकाने वाली है। फिच ने रेटिंग में कोई बदलाव नहीं किया, पर फिच ने 2
प्रमुख कंपनियों को दोनों कंपनियां काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनके ऊपर लगातार हम पिछले 1-2 महीने से तमाम रिपोर्ट और तमाम तरीके की एनालिसिस देख रहे हैं। अडानी ट्रांसमिशन और अडानी पोर्ट्स। फिच ने कहा है कि इन दोनों कंपनियों के पास में कंटेजियन रिस्क ज़्यादा है। जब भी कोई एजेंसी कंटेजियन रिस्क की बात करती है तो उसका मतलब ये कि इन दो कंपनियों के कारण पूरे समूह की वित्तीय सेहत मुश्किल में पड़ सकती है, क्योंकि इन दोनों कंपनियों के ऊपर बड़े कर्ज हैं। इनके रेवेन्यू जो इनकी जो कमाई है वो इन कर्जों के हिसाब से पर्याप्त नहीं दिखाई देती, और इन्होंने बड़े पैमाने पर अभी बिजनेस मॉडल्स डेवलप नहीं किए हैं, और इन दो वजहों से इन दो कंपनियों से पूरे समूह की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर, वित्तीय स्थिरता पर असर पड़ सकता है। फिच ने इसके अलावा रेटिंग में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है, लेकिन ये दो कंपनियां अब अलग से उभर कर सामने आना शुरू हो गई हैं, जिनके कारण अडानी समूह के लिए आने वाले समय में चुनौती बन सकती है। और फिर वही बात घूमकर वहीं आती है पिछले जिसको हम लगातार अपने कार्यक्रमों में चर्चा में कर रहे हैं कि रेटिंग एजेंसियों को अडानी समूह के कर्ज को लेकर अभी भी बड़ी चिंता बनी हुई है। और तमाम कोशिशों के बाद, कर चुकाने के तमाम प्रयासों के बाद, कुछ कर चुकाए जाने के बाद भी फिलहाल किसी प्रमुख रेटिंग एजेंसी ने, फिच, मूडीज और बाकी किसी एजेंसी ने फिलहाल अडानी समूह को लेकर अपने आउटलुक में या रेटिंग में कोई बदलाव नहीं किया है। सर, प्लेजिंग जो गिरवी रखे शेयर हैं बैंकों के पास, उनकी क्या स्थिति है ताजा? एक खबर आई, जिस खबर पर कल सरकार दोनों रेगुलेटर एनएसई ने और बीएसई ने अडानी समूह से पूछा कि जो शेयरों के अगेंस्ट कर्ज लिया गया है, यानी जो कंपनियों ने अपने बैंकों के पास शेयर रखे, उनकी परिस्थिति क्या है। और जो सूचना और जो आंकड़ा दिया गया उस हिसाब से कंपनी ने ये बताया गया कि अडानी ग्रीन के शेयर्स की जो प्लेजिंग है वो 4.4% से घट के 3.4% आ गई है। अडानी पोर्ट्स की 17.3% से 4.7% आ गई है, और अडानी ट्रांसमिशन की करीब 3.8% आ गई। यानी कंपनी का कहना यह था कि माना जा रहा है कि उसने पर्याप्त मात्रा में कर्ज नहीं चुकाया है, क्योंकि ये आंकड़ा अभी अपडेट नहीं है, लेकिन कंपनी ने अपने शेयरों के बदले कर्ज को चुकाने की कोशिश की है और काफ़ी बड़ा हिस्सा कम कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप आंकड़ा देखें ना शुभम, तो ठीक ठाक मात्रा में अभी भी कंपनी के शेयर्स प्लेस्ड हैं बैंकों के पास। अब इसका तार आप वित्त मंत्रालय की बैठक से जोड़ सकते हैं। वित्त मंत्री ने जब बैंकों से सवाल पूछा था और बैंकों से जानकारी मांगी थी, तो उसमें चिंता की सबसे बड़ी वजह प्लेस्ड शेयर भी थे। और प्लेस्ड शेयर भले ही कम मात्रा में हो, 3% हो, 4% हो, अगर शेयरों की कीमतें लगातार गिर रही है तो बाजार के लिए, कर्ज देने वाले बैंकरों के लिए, निवेश करने वाले निवेशकों के लिए चिंता का सबब बनता रहता है। क्योंकि इसके लिए या तो कंपनी को तेजी से कर्ज चुकाना पड़ेगा वापस, और अपने शेयर छुड़ाने पड़ेंगे, या फिर नए शेयर उतनी ही कीमत के देने पड़ेंगे। कल अडानी समूह के बारे में एक खबर सामने आई थी कि समूह अंबुजा सीमेंट के टेक ओवर के लिए जो उसने कर्ज लिया था उसकी पुनर्गठन की कोशिश कर रहा है। सर, तीसरा और बड़ा सवाल कि कर्ज की चुनौती का समाधान नहीं मिल रहा है, जैसा सामने आ रही हैं खबरें, तो ऐसे में समूह के लिए आगे किस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं? शुभ, जिस तरह से कल कीमतों में तेज गिरावट आई, हमने देखा एकदम बाजार में, और अडानी समूह के शेयर काफ़ी वॉलेटाइल हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव वाले हैं, और इन्हें इसीलिए एनएसई लगातार इन्हें स्पेकुलेटिव जोन में ले जाकर सर्विलांस मैकेनिज्म के तहत डाल रहा है। यहाँ से एक सवाल उठ रहा है कि जैसे जीकेजी पार्टनर जैसे बड़े जो फंड निवेशक हैं, जिन्होंने करीब 15,446 करोड़ रुपए की सेकेंडरी मार्केट से ब्लॉक डील की थी अडानी समूह के लिए, और माना जा रहा था कि ये अडानी समूह को मिलने वाली एक किस्म की संजीवनी है, किस्म की विटामिन है जो उसे मिल गई है। लेकिन अब जब कीमतों में एक दिन में इतनी तेज गिरावट आती है और 10 के 10 शेयर टूटते हैं और उसमें अधिकांश शेयर लोअर सर्किट पर जाते हैं, तो बाजार को ये महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में कोई बड़ा निवेशक अडानी समूह की इक्विटी लेने को तैयार कैसे होगा। क्योंकि जिन्होंने ले रखी है, अगर आप जिस कीमत पर जीकेजी इन्वेस्टर ने निवेश किया था और आज उसकी परिस्थिति देखें तो उन्हें उस निवेश पर भी नुकसान हो चुका है। ऐसी स्थिति में अडानी समूह के लिए अपनी इक्विटी बेचकर भी फंड चुकाना मुश्किल होता जाएगा, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि बाजार में अडानी समूह के शेयरों में कुछ लंबे समय तक स्थिरता बनी रहे। वो नहीं दिखती, तो दर्द मर्ज कहीं है, दर्द कहीं हो रहा है। मर्ज है कर्ज का और दर्द हो रहा है शेयरों की कीमत के तौर पर, गिरावट के तौर पर। तो अब कंपनी को, और इसीलिए शायद कंपनी की तरफ से इस बात के संकेत दिए जाते हैं, नकारा जाता है, स्वीकारा जाता है कि कंपनी अपने कर्ज के पुनर्गठन की कोशिशों को ज़्यादा तेज कर रही है। क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टर्स अब शायद इस स्थिति में, जब स्टॉक्स एक एक दिन में 6-6, 7-7, 8-8% टूट जाते हैं, तो उन फंड मैनेजर्स को भी अपने निवेशकों को ही दिखाना पड़ता है कि निवेश में कितना नुकसान हुआ है इस खरीद के बाद। तो इसलिए यहाँ पर एक बड़ी दुविधा दिख रही है, और ये आने वाले समय में अडानी समूह के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू बनकर सामने आएगी, जिस पर हमारी नज़र लगातार रहेगी।
अगली खबर चीन से। चीन ने अपनी महत्वाकांक्षी बेल्ट रोड परियोजना के लिए दुनिया के 22 देशों में 2008 से 2021 के दौरान 240 अरब डॉलर खर्च किए। इन देशों में पाकिस्तान, अर्जेंटीना, केनिया, तुर्की जैसे देश शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक और हार्वर्ड इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। सर, चीन के बेल्ट रोड परियोजना में क्या ये देश किसी तरह कर्ज के जाल में फंस गए हैं? हाँ, चीन की बेल्ट रोड परियोजना काफ़ी समय से चर्चा में थी और चीन ने कई सारे देशों को, दुनिया के कई सारे देश जो सेंट्रल एशिया और एशिया के देश थे, उन्हें बुनियादी ढांचा बनाने के लिए, और इसके अलावा लैटिन अमेरिका के देशों को भी बुनियादी ढांचा बनाने के लिए, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा दिया था जो कर्ज के तौर पर था। इसमें अर्जेंटीना, पाकिस्तान, केनिया, टर्की जैसे देश हैं। अब जो ताज़ा आकलन आ रहा है उस हिसाब से चीन ने 240 बिलियन डॉलर का एक बेल आउट पैकेज मंजूर किया है 22 देशों के लिए, जिन्हें एक्सक्लूसिवली उनको दिया गया, जिन पर चीन का कर्ज बकाया था। और ये यहाँ से बेल्ट रोड परियोजना एक दूसरे टर्न में जा रही। पहले शुरुआत में माना गया था, शुरुआत के 2-3 सालों में, कि चीन बड़े पैमाने पर इन देशों में निवेश कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, जो उसकी रणनीतिक विस्तार का हिस्सा है, जहाँ पर अपने विदेशी मुद्रा भंडार का, अपनी तकनीक का और अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके वो इन देशों में बड़े निवेश करके अपनी एसेट्स क्रिएट कर रहा है। पाकिस्तान इस मामले में उदाहरण था। लेकिन अब ऐसी स्थिति में जब ब्याज दरें बढ़ रही हैं, कर्ज को लेकर चुनौती बढ़ रही है, हमने विस्तार से इकोनॉमिका में इस पर बात की थी कि कैसे दुनिया के देश संप्रभु कर्ज के जाल में फंस रहे हैं, जिसमें चीन एक बड़ा प्लेयर है। तब चीन को पर यह दबाव है कि वो इन देशों को जहां उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा दिया था, उसको वो वापस ले और उसके कर्ज का बेल आउट करे। ये लगभग शुभम अमेरिका जैसी स्थिति है। अगर आप इतिहास से देखें ना, तो यही काम 80-90 के दशक में अमेरिका की तरफ से हुआ था। अमेरिका ने ऐसे ही कई सारे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े निवेश किए थे, फिर वो कर्ज में देश फंसे थे और उन्हें बेल आउट किया गया था। ये स्थिति हमने 1930 में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान देखी थी। लगभग चाइना भी उसी स्थिति में पहुंच रहा है। लेकिन चीन का कर्ज दुनिया के देशों में एक नए किस्म की बड़ी चुनौती है जिसे अब दुनिया के लेंडर, वर्ल्ड बैंक, IMF और बहुत सारी संस्थाएं, G20 जैसी संस्थाएं करीब से देख रही हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ खबरें झटपट देख लेते हैं। सरकारी बैंकों के फंसे कर्ज में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आप कहेंगे खबर नई नहीं है, सरकारी बैंक कर्ज ज़्यादातर डूब ही जाते हैं। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में दिसंबर तक सरकारी बैंकों ने 91,000 करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ कर दिया मतलब अपनी बैलेंस शीट से निकाल दिया, उम्मीद लगा ली कि भैया ये नहीं आएंगे लौट के। दिसंबर तक सरकारी बैंकों का कुल NPA 4,60,000 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। संसद को एक अन्य जानकारी में सरकार ने यह भी बताया कि 5 साल में जितने भी कर्ज राइट ऑफ किए थे उसमें से करीब 14% कर्ज की वापसी हुई है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC के शेयर अपनी लिस्टिंग के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। मंगलवार को इसके शेयर 39% टूटकर 536 रुपए पर बंद हुए। केवल 39% एक दिन में नहीं टूटे, तब से अब तक 39% तक टूट चुके हैं। बुधवार को तो ये कारोबार के दौरान 535 रुपए तक फिसल गए। हाल में अदानी ग्रुप के निवेश को लेकर इस शेयर में कई बार सेंटीमेंट खराब होते दिखे। पिछले एक महीने में ये शेयर करीब 8% टूटा है। पिछले साल मई में LIC की लिस्टिंग 872 रुपए पर हुई थी। एक और इम्पॉर्टेंट फैसला आया अभी तत्काल। एंड्रॉयड पर अपने प्रभुत्व का गलत इस्तेमाल करने के लिए गूगल पर CCI की तरफ से लगे जुर्माने पर गूगल को एनक्लेट से कोई राहत नहीं मिली, यानी कि आपको जुर्माना देना ही होगा। एनक्लेट ने गूगल को 30 दिन के भीतर 1337 करोड़ रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? शुभम, LIC बिल्कुल वैसा स्टॉक साबित नहीं हुआ जैसी बात LIC के स्टॉक को लेकर पिछले साल की जा रही थी। जिस तरीके का उत्साह, जिस तरीके का हुपला, जिस तरीके की संभावना कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी बाजार में आएगी तो निवेशकों के वारे न्यारे हो जाएंगे, उनके लिए सुनहला शेयर साबित होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब बाजार में जो में गिरावट जिसके कारण इस खबर को आज हमने इस बुलेटिन में शामिल किया वो इसलिए क्योंकि LIC ने, अगर आप चार्ट पर देखें तो LIC के लिए जो सबसे कम निचला स्तर था 565 रुपये का, उसको भी LIC ने तोड़ दिया। और भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी अपने 920 रुपये का जो अधिकतम स्तर था उसे तो छोड़ दीजिए, इशू प्राइस के पास भी कभी पहुंचती नहीं दिखाई दी। और अब चूंकि पूरा साल बीत चुका है और LIC के निवेशक रोज अपने घाव सहलाते हैं इस कंपनी का स्टॉक को लेकर, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, ऐसा लगता है कि कंपनी में बाइंग इंटरेस्ट नहीं है, लोगों में खरीदारी की इच्छा नहीं है।
कुछ और फैक्टर भी हैं जो LIC के स्टॉक्स को प्रभावित कर रहे हैं। ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर के मामले में पिछले 5-6 महीने में सरकार ने जिस तरह के नियम कानून बदले हैं, जिस तरह से इंश्योरेंस कंपनियों पर बजट में प्रावधान दिए गए, उसके कारण ओवरऑल इंश्योरेंस कंपनियों के स्टॉक्स में भी गिरावट आई है। अगर आप ICICI का स्टॉक देखें तो करीब 15-16% टूटा है, HDFC का स्टॉक भी करीब 11% टूटा है। केवल SBI एक ऐसा स्टॉक है इस पैक में, इंश्योरेंस के पैक में, जिसमें हमने 2% की बढ़ोतरी देखी है पिछले एक साल की अवधि में। लेकिन इस सब में सबसे बुरी हालत LIC की है, जो प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, जिसके पास बाजार में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी। और यहाँ वही बात दोहराई जा रही है शुभम, कि सरकार की कंपनियां बाजार में भले ही बड़ी हों, संपत्तियों में भले ही बड़ी हों, मोनोपोलीज कंपनियां हों, पर शेयर बाजार में सरकारी कंपनियां चलती नहीं हैं। उन्हें बाजार को समझ में नहीं आती, पसंद नहीं आती, और वही स्थिति LIC की होती दिख रही है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अगला मनी सेंट्रल आएगा फ्राइडे को। कल मनी सेंट्रल नहीं आएगा, कल है रामनवमी की छुट्टी, कल शेयर बाजार भी बंद है, कल ऑफिस में भी छुट्टी है, तो कल मनी 9 की टीम मनी सेंट्रल लेकर नहीं आएगी। लेकिन हाँ, शुक्रवार को शाम 7 बजे अपने समय पर आपको मनी सेंट्रल मिलेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये संबोधिवाल है, कैसा ही रंगो रूप है